Hello everyone, welcome back to Indian Nursing Classes. Today we are going to discuss diarrhea. So let's start today's topic, diarrhea. Diarrhea क्या है? Definition: evacuation of liquid or watery stool frequently is known as diarrhea. Means लिक्विड का या वाटरी स्टूल का फ्रिक्वेंटली लगातार एवेक्यूएशन होना डायरिया कहलाता है. कितनी बार? 2 to 3 और मोर टाइम्स इन ए डे. एक दिन में 2 से 3 या इससे अधिक टाइम पर लूज स्टूल होना या वाटरी लिक्विड का एवेक्यूएशन होना डायरिया कहलाता है. डायरिया मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया. एक्यूट डायरिया क्या है? एक्यूट डायरिया का मतलब 3 और मोर लूज स्टूल, लूज और वाटरी स्टूल्स पर डे. 3 या 3 से ज़्यादा टाइम लूज या वाटरी स्टूल का पास होना एक्यूट डायरिया कहलाता है. क्रोनिक डायरिया किसे कहते हैं? 3 और मोर लूज स्टूल्स और वाटरी स्टूल्स पर डे. कब तक? एटलीस्ट 4 वीक्स. अगर 4 वीक्स तक, एटलीस्ट 4 वीक्स, अगर 4 वीक्स तक कंटिन्यू लूज स्टूल्स या वाटरी स्टूल्स 3 और मोर टाइम पर डे पास हो रहा है तो इसको क्रोनिक डायरिया कहते हैं. कॉजेज़ क्या होते हैं डायरिया के? तो डायरिया के कई कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि डाइट रिलेटेड कॉजेज़, इन्फेक्टिव कॉजेज़, पेरेंटल रूट कॉजेज़, ड्रग्स. तो सबसे पहले देखते हैं कॉजेज़ में डाइटरी रिलेटेड कॉजेज़ क्या हो सकते हैं. खान पीन से संबंधित क्या कारण हो सकते हैं? डाइट से रिलेटेड इनडाइजेशन. इनडाइजेशन मीन्स डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन. अगर इनडाइजेशन है तो डायरिया हो सकता है. ओवर फीडिंग, अगर आपने ज़्यादा खा लिया है, अगर आप खाना खा रहे हो, आपको लगता है कि ज़्यादा टेस्टी है और आप खाते जा रहे हो, तो लिमिट से ज़्यादा खा लिया है तो ओवर फीडिंग की वजह से डायरिया हो सकता है. फूड एलर्जी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है, जैसे कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है और आप मिल्क प्रोडक्ट खाओगे, अगर एलर्जी है तो उसकी वजह से क्या होगा? डायरिया हो सकता है. फूड पॉइजनिंग, अगर आपने कंटामिनेटेड फूड खा लिया है या बहुत दिन का रखा हुआ खाना खा लिया है जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है. स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स लॉन्ग टाइम से कुछ भी नहीं खाना पीना की कंडीशन को कहते हैं स्टारवेशन. तो जब लंबे समय से आप कुछ नहीं खा रहे हो तो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह है वो लगातार सीक्रेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है. केमिकल इरिटेंट जैसे मरकरी, मरकरी का इनहेलेशन हो जाने की वजह से या किसी भी कारण से मरकरी को इनहेल कर लेने की वजह से, ये क्या है? केमिकल इरिटेंट है जो कि इंटेस्टाइन को इरिटेट करती है और इसकी वजह से डायरिया हो सकता है. और ये टॉक्सिन्स भी होती है. इन्फेक्टिव कॉजेज़, अब इन्फेक्टिव कॉजेज़ क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, जैसे ई कोलाई. ई कोलाई नॉर्मली इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो कि विटामिन बी 12 का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. लेकिन अगर ये बाहर से इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए अदर रूट से, या तो बाहर से इन्फेक्शन हो जाने की वजह से ई कोलाई को क्या होगा? इससे डायरिया हो सकता है. वायरल इन्फेक्शन जैसे एंटेरोवायरस या मीजल्स वायरस के इन्फेक्शन से भी डायरिया हो सकता है. फंगस जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस, इसके इन्फेक्शन से भी डायरिया हो सकता है. पैरासाइट के इन्फेक्शन से, अगर इंटेस्टाइन में पैरासाइट अवेलेबल है तो इसके इन्फेक्शन से भी डायरिया हो सकता है. नेक्स्ट, पेरेंटल रूट. पेरेंटल रूट मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंटर करने की वजह से भी डायरिया हो सकता है. नेक्स्ट, ड्रग्स. कुछ ड्रग्स जैसे एम्पिसिलिन या एंटीबायोटिक्स, तो ये क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स क्या करते हैं? जो इंटेस्टाइन नॉर्मल
कॉमन सेल्स हैं, मीन्स नॉर्मल फ्लोरा, बॉडी में इंटेस्टाइन जो नॉर्मल कॉमन सेल्स से नॉर्मल फ्लोरा है, फ्लोरा इनको डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीबायोटिक, डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया हो सकता है, क्योंकि फिर खाने का डाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर जैसे टेंशन, स्ट्रेस, क्योंकि ये किससे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होने की वजह से, टेंशन और स्ट्रेस की वजह से वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होगी, और इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। कंजेनाइटल फैक्टर जैसे हिर्ट्ज-स्प्रेंच डिसीज़, ये क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, बेबी की इंटेस्टाइन में जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स इंटेस्टाइन या कोलोन में जो नर्व सेल्स होती है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, अब डायरिया को 3 पार्ट में बांटा गया है इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के आधार पे। पहला है माइल्ड, सेकंड मॉडरेट, और थर्ड सीवियर डायरिया। फर्स्ट जो है माइल्ड डायरिया जो होगा वो उसकी ऑनसेट कैसे होगी, सडन होगी, अचानक होगा वो, उसकी फ्रिक्वेंसी दिन में 2 to 5, एक दिन में 2 to 5 टाइम्स लूज स्टूल पास होंगे। नेचर कैसा होगा स्टूल का, स्टूल जो होगा लूज होंगे, ग्रीन बेड ऑर्डर होगी, और म्यूकस मिक्स स्टूल होगा। मॉडरेट में क्या होगा, ग्रेजुअली ऑनसेट होगा इसका, धीरे धीरे 10 to 12 टाइम्स इन डे लूज स्टूल पास होंगे। इसमें फीवर, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, वोमिटिंग आदि हो सकता है। सीवियर डायरिया में क्या होगा, ये सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी हो सकता है, और इसमें एक दिन में मोर देन 12 टाइम्स लूज स्टूल पास होंगे। इसमें हाई फीवर, वोमिटिंग और सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ये क्या है, डायरिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अदर मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल स्पाज्म होगा, इससे वेट लॉस होगा। अगर लूज मोशन होंगे, लूज हो डायरिया होगा तो उसकी वजह से वजन कम होगा, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन, रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन होगा। इसमें क्या होगा, क्यों होगा रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन, क्योंकि हाइपोवोलेमिया की वजह से। इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन होगा। फटीग, थकान महसूस होगी, एनर्जी नहीं रहेगी। ओलिगोयूरिया मीन्स यूरिन कम आएगा। ओलिगोयूरिया मीन्स 100 ml to 400 यूरिन ही पास होना, 100 ml से 400 ml यूरिन तक पास होना। ओलिगोयूरिया मीन्स कम मात्रा में यूरिन पास होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई। और एनयूरिया क्या होता है, एनयूरिया इसमें लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में लेस देन 100 ml अगर यूरिन पास हो रहा है तो उसको कहेगा एनयूरिया। कई जगह इसको 50 ml भी बताया गया है, 50 ml भी बताया है कई जगह कि 50 ml से कम यूरिन का पास होना, 50 ml to 100 ml एनयूरिया कहलाता है। लेकिन इससे पूरी तरह से जीरो नहीं होता है। ड्राई स्किन, डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राई स्किन हो जाएगी, सनकन आइज हो जाएगी, आंखें अंदर धस जाएगी। लो बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर कम होगा हाइपोवोलेमिया की वजह से तो रैपिड पल्स होगी, क्योंकि हार्ट कंपनसेट करेगा। कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डायरिया से डिहाइड्रेशन हो सकता है, एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट जो है वो डायरिया की वजह से बाहर निकल जाएगा, और बाइकार्बोनेट निकल जाएगा तो एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगा। टॉक्सीमिया हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाएंगे। फेलियर ऑफ रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन जो है वो फेल हो सकते हैं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है, डिहाइड्रेशन हो गया, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, है ना। हाइपोनेट्रीमिया क्या होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन की वाटर को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी डायरिया की वजह से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से
इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं भाई? साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा डायग्नोसिस कर सकते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल का एग्जामिनेशन करके कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या किस चीज़ का इन्फेक्शन है, उसके स्टूल एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को देखकर कि सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड जो है इसका लेवल कम है क्या, ब्लड टेस्ट के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा कि कहीं सनकनाइज तो नहीं है, स्किन ड्राई हो गई है क्या, इससे भी हम पता कर सकते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल से पता कर सकते हैं कि वेस्ट पदार्थ जो है बॉडी में उनकी मात्रा बढ़ तो नहीं गई है। मैनेजमेंट, अब डायरिया का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? तो डायरिया के मैनेजमेंट के लिए कैसे? ड्रग्स, तो ड्रग्स में क्या कि एक तो ORS दे सकते हैं हम, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन अगर बच्चा है बर्थ से लेके 2 इयर्स तक है तो पर ईच लूज स्टूल पर क्या कर सकते हैं हम 50 से 100 ml ORS दे सकते हैं। और यदि जो बच्चा है वो 2 to 10 इयर्स का है तो हम हर बार जब वो लूज स्टूल पास करे तो उसको कितना दे सकते हैं? 100 ml से 200 ml तक ORS दे सकते हैं। और यदि एडल्ट है तो एडल्ट में क्या कर सकते हैं? एडल्ट में हम जितना कि एस कैन टेक, 10 ईयर से अगर ऊपर है तो हम जितना वो हर लूज स्टूल पास होने के बाद पी सकता है उतना ORS का घोल हम उसे दे सकते हैं पेशेंट को। अगर बच्चा 2 साल तक का है तो हर बार लूज स्टूल करने पर कितना 50 से 100 ml देना है। अगर 2 से 10 साल तक का है तो हर लूज स्टूल पे 100 से 200 ml देना है। और अगर 10 साल से ज़्यादा का है तो उसमें हम जितना वह पी सके उतना दे सकते हैं। इसका एंटी डायरियल एंड एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। एंटी डायरियल मीन्स लोप्रामाइड, ये क्या करती है? ये मोटिलिटी जो है उसको कम कर देगी, इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर देगी, जिसकी वजह से लूज मोशन जो है, डायरिया जो है, उसमें एंटी डायरियल एक्टिविटी ये शो करेगी। दूसरा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, मेट्रिंडाजोल। अगर किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है तो हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जैसे कि मेट्रिंडाजोल दे सकते हैं। इसके बाद IV फ्लूइड थेरेपी, अगर सीवियर डायरिया है, IV फ्लूइड की ज़रूरत है तो IV फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रेशन, जैसी कंडीशन है डिहाइड्रेशन की। इसमें हम क्या चॉइस ऑफ फ्लूइड क्या होता है? चॉइस ऑफ फ्लूइड RL होता है, तो हम उसको RL दे सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज, डायरिया। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।